नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। हम हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन जो क्लास 12th के लिए है उसकी पढ़ाई करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले चैप्टर की ओर, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध, सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रबंध किसे कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। अन्य लोगों से कार्य कराने का मतलब क्या हुआ कि उनकी दक्षता दैट मीन्स वो काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो देखना पड़ता है कि काम प्रभावी ढंग से होना चाहिए, दूसरी बात वो दक्षता पूर्ण होनी चाहिए, मतलब कि काम इफेक्टिवली हो और उनकी एफिशिएंसी हो जो इसे कर सकते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं। किसी भी कार्य को करने में तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड का मतलब उन्हें पूरी तरह से आता हो, उनमें पूरी कुशलता है। दूसरे सेमी स्किल्ड होते हैं जो अर्ध कुशल होते हैं, उस काम को आधा जानते हैं, वो आधा कर सकते हैं और प्रयास करते हैं कि पूरा करे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो अकुशल व्यक्ति होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। उन्हें अगर काम सौंप दिया जाए तो वो काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो काम को कराने की कला तो प्रबंध कहलाती है, लेकिन प्रबंध में ये देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति काम को प्रभावी ढंग से और दक्षतापूर्ण यानी कि कुशलतापूर्वक कर पाएगा। प्रबंध के 5 कार्य हैं जो हमें पढ़ने हैं इस पूरे सिलेबस में: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। प्रबंध की अगर दूसरी परिभाषा देखा जाए तो प्रबंध को प्रभावशीलता और कार्यक्षमता से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य कराने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सर्वमान्य लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाने वाले प्रयासों के संबंध में मार्गदर्शन करना होता है। मतलब क्या कहना है कि प्रबंध का जो कार्य होगा वो प्रभावशीलता को देख करके होगा और कार्यक्षमता से होगा। जिनकी कार्यक्षमता काफी अच्छी है, अच्छा काम कर सकते हैं और उस काम में वो प्रभाव डाल सकते हैं, तो उन्हें ही प्रबंध हम कहेंगे। और प्रबंध का जो मुख्य होता है कार्य वो है कि सर्वमान्य लक्ष्य जो हैं, यानी हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में हमें क्या मार्गदर्शन करना है, यह भी प्रबंध के अंतर्गत आता है। आइए अब समझते हैं कि प्रभावपूर्णता और कुशलता, इनमें क्या अंतर है। प्रभावपूर्णता को हम इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिवनेस और कुशलता को कहते हैं एफिशिएंसी। मैंने अभी कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रबंध के साथ आपको प्रभावपूर्णता, इफेक्टिवनेस की आवश्यकता होगी और कुशलता यानी कि एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है। तो एफिशिएंसी जो होता है, आइए इनके अंतर को देखते हैं। सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रभावपूर्णता से अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे वो कितनी भी लागत उसमें क्यों ना आए। और कुशलता का अभिप्राय होता है काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करना। उद्देश्य अगर देखा जाए तो अंतिम परिणाम समय पर आधारित होता है और इसमें अंतिम परिणाम लाभ विश्लेषण करना होता है। मुख्य केंद्र अगर देखा जाए तो प्रभावपूर्णता का समय होता है और कुशलता का लागत होता है। नटसेल में यानी कि सारांश इसकी अगर देखी जाए तो प्रभावपूर्णता से मतलब ये होता है कि आप कार्य को कितने प्रभावी तरीके से कर पाते हैं। आप चाहे उसकी लागत कितनी क्यों ना हो, लेकिन आपको कार्य समय पे ही कंप्लीट करके देना होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि 15 मई को कहीं पे 400 जोड़ी जूतों की प्रोडक्शन करके अगर देनी है, तो काम मेरा कंप्लीट कम से कम 10 तक हो जाना चाहिए, जिससे कि 15 को हम उनको डिलीवर कर सके, उनको उनके यहाँ तक पहुंचाया जा सके। और कुशलता से तात्पर्य यह है कि इतने शॉर्ट टाइम में अगर 400 जोड़ी हमें जूतों का प्रोडक्शन करके उनको देना है, तो हम कितने अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं और कम लागत में अच्छा आउटपुट कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो कुशलता जो होती है वो लागत पे आधारित होता है और प्रभावपूर्णता जो होती है वो समय पे आधारित होता है। कार्य समय पे भी होना चाहिए और लागत भी कम आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में जैसा कि हम हमेशा पढ़ा करते हैं कि संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, तो सीमित संसाधनों में ही उसमें ऑप्टिमल यूटिलाइज करना कि कम लागत और अधिकतम मुनाफा कमाना या लाभ कमाना, प्रबंध इन्हीं सब कार्य को देखा करता है। अब हम बात करेंगे प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं या फिर इसके लक्षण क्या होते हैं।
तो सबसे पहली बात है कि प्रबंध जो होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रक्रियाएं जिनमें उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य यानी कि संगठन के उद्देश्य क्या हैं, पहले इसकी बात की जाती है, क्योंकि यह एक प्रधान प्रक्रिया है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यावसायिक संगठन में आप काम कर रहे हो, आप एक प्रबंधक के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं वहां पर, और आपको अपने बिजनेस के उद्देश्य के ही बारे में जानकारी नहीं है, तो प्रबंध तो काफी सही नहीं हो पाएगा, प्रबंध तो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में विशेषता इसकी सबसे पहले यह है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होगी, उद्देश्यों को लेकर चलने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरी बात है कि यह सर्वव्यापी होती है, मतलब प्रबंध केवल ऐसा नहीं कि बिजनेस के लिए ही चलेगा, जितने भी सामाजिक होते हों, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, समसामयिक हैं, सारी चीजों में प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। यदि जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपको पूरे सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी करनी है, और लॉकडाउन की ये स्थिति है कि स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स भी सारे बंद पड़े हुए हैं। तो इस स्टेज में आपको अपने पढ़ाई के ऊपर एक अच्छी प्रबंध करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके, आपकी पूरी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए टाइम पर। तो ये सर्वव्यापी है, यहाँ भी एक छात्र के रूप में प्रबंध की आवश्यकता पड़ जाती है। अगली बात है बहुआयामी गतिविधियां। बहुआयामी किसे कहते हैं? बहुआयामी का मतलब होता है कि अलग अलग फील्ड्स में इसको लेकर के काम करना। कुछ कार्य जो सबके लिए होंगे और कुछ कार्य होंगे जो कि विशेष किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। तो चाहे वो विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो या फिर पब्लिक एट लार्ज हो, कोई भी हो, कार्य अगर व्यक्तियों के लिए हो या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए, कार्य परिचालन के लिए हो या फिर कार्य परिचालनों के लिए, तो किसी भी संगठन में ये अलग अलग कार्यक्रम के रूप में प्रबंध को लिया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने का मतलब क्या? इनकी एक रेगुलरिटी होती है। अगर आज किसी भी चीज के ऊपर एक प्रबंध किया, आज एक नियम लगाया और कल अगर उस नियम की कोताही बरती गई या उसको देखा नहीं गया, तो वो नियम एक सिरे से खारिज हो जाता है, वो नियम कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें निरंतरता की कमी होती है। अगर ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया था कि 5 सब्जेक्ट है आपके, आप एक स्टूडेंट है, 5 सब्जेक्ट है आपके, इसी में अगर मान लिया जाए कि आपने किसी एक चैप्टर, प्रबंध के पहले चैप्टर, प्रबंध की प्रकृति और लक्षण, आपने उसके लक्षण याद किए और आप फिर आज लक्षण को याद कर रहे हैं और इसको फिर कभी उठाकर दोबारा देखा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि लक्षण आप फिर उसके भूल जाएंगे कि क्या क्या उसमें आता है। तो ये बार बार करने वाली चीजें हैं, निरंतर करने वाली चीजें हैं। आप दोबारा जब इसी क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको इसका आंसर याद होगा। रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए प्रबंध में। प्रबंध में जितने भी नियम, नॉर्म्स बताए जाते हैं, वो सभी बार बार किए जाने चाहिए। इसमें लिखा मैंने कि प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही बार कर लिया जाए, बल्कि ये सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। प्रबंध के कार्य कोई भी हो, चाहे नियोजन हो, संगठन हो, नियुक्तिकरण हो, निर्देशन हो या नियंत्रण हो, ये लगातार चलनी चाहिए, ये लगातार होती रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा कि ये सामूहिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है हमारा कि एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया किसे कहते हैं? हम चूंकि जानते हैं कि संगठन में एक व्यक्ति नहीं होते, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि परचेज डिपार्टमेंट अलग है, उसके सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, उसके अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, तो ये सारे तीनों डिपार्टमेंट मिलकर, परचेज, सेल्स और अकाउंट डिपार्टमेंट मिलकर वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। तो जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर ये 3 यूनिट बना रहे हैं, तो इनमें प्रबंध भी जो होगा वो तीनों का कलेक्टिवली लिया जाएगा, एक सामूहिक स्तर पे लिया जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति प्रबंध को लूज करता है, यानी कि वो प्रबंध सही ढंग से नहीं करता है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। अगला टॉपिक हमने लिखा है गत्यात्मक कार्य। गत्यात्मक कार्य वो कार्य होते हैं जिनमें गति होती है। मैंने अभी तुरंत कहा कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो गत्यात्मक कार्य भी जो होंगे वो गति को लेकर चलने वाले होंगे। प्रबंध की आवश्यकता समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं और अपने लक्ष्यों में बदलाव करना पड़ता है। कई बार प्रबंध की जो आवश्यकता है या फिर जो समय है या परिस्थिति है, जैसे भी स्थिति हो रही हो, उसमें आप अपने प्रबंध के नॉर्म्स को, प्रबंध के नियम को आपको बदलना पड़ता है, उन्हें चेंज करना पड़ता है। ये वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। जैसे भी पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके सारे प्रबंध
बैठे पड़े हुए सारे प्रबंध ठप हैं, यानी कि आवश्यकता अनुसार आपने अपने प्रबंध को रोक लिया हुआ है। प्रबंध का अगला लक्षण है, अगली विशेषता है उद्देश्य शक्ति। उद्देश्य शक्ति क्या है? पहले तो उद्देश्य शक्ति जो होता है ये कोई विजिबल पार्ट नहीं है, ये इनविजिबल पार्ट है, एक अदृश्य शक्ति है जो संगठन को योजनाओं के अनुरूप प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करता है। जैसे यदि कोई कहे कि नहीं वहां का प्रबंध काफी अच्छा है, तो वहां का प्रबंध अच्छा क्यों है? क्योंकि उसने अपने उद्देश्य शक्ति को काफी अच्छे से लेके चला हुआ है। उनके जो उद्देश्य हैं, जो एक संगठन अपने उद्देश्य निर्धारित करता है और उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद उस उद्देश्य के प्रति पूरी जागरूकता के साथ और पूरे नियंत्रित तरीके से निर्देशित करते हुए उनको प्राप्त करने के पीछे जो लगा होता है, ये चीज उद्देश्य शक्ति कहलाती है। कहा कि प्रबंध एक शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है, केवल उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजनाओं के अनुरूप प्राप्त किया जा रहा हो, तो हम यह कहेंगे कि उसका प्रबंध काफी अच्छा है, उसने अपने उद्देश्यों को पा लिया है या वो अच्छे से पा रहा है। तो ये थे प्रबंध की विशेषताएं। अब आते हैं प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं। तो प्रबंध के उद्देश्य बहुआयामी होते हैं, ये अलग अलग। जैसे कुछ उद्देश्य जो होते हैं वो प्राथमिक उद्देश्य कहलाते हैं, कुछ गौण उद्देश्य होते हैं, कुछ सामाजिक उद्देश्य, कुछ सामाजिक होंगे, कुछ उनके आर्थिक होंगे, कुछ संगठनात्मक होंगे। तो ऐसे में सबसे पहले देखते हैं कि संगठनात्मक उद्देश्य या उसके मुख्य या फिर आर्थिक उद्देश्य क्या होंगे। प्रबंध अपने मानवीय और भौतिक संसाधनों के साथ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना जानता है। तब क्या है कि प्रबंध के उद्देश्य में सबसे पहले कि वो कंटिन्यूटी उसकी बरकरार रहे, कंसिस्टेंसी हो। प्रबंध के लिए वो संगठन का जीवित रहना आवश्यक है। मतलब क्या कि व्यावसायिक क्रियाएं जितने भी हैं, जो भी संबंधित सकारात्मक निर्णय वो ले सके, ऐसा सुनिश्चित करना होगा। और यह भी सुनिश्चित करना होता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चले। तो यह इसे हम कहते हैं, अकाउंट्स में इसे लेते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के नाम पे, जिसमें कि उसका मुख्य उद्देश्य यह है प्रबंध का कि जिस भी संगठन का प्रबंध किया जा रहा हो, वो संगठन लंबे समय तक चलते रहना चाहिए। दूसरी बात है कि लाभ अर्जित करना। किसी भी व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। अब इस लाभ को अर्जित करने के लिए जोखिम को भी सहने की क्षमता होनी चाहिए, लागतों को भी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार जब विषम परिस्थिति आती है, हमारे लागत बदलते चले जाते हैं, लागत बढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हम उस संगठन को पूरी तरह से बंद कर दें या उसको कंटिन्यू रखा जाए? और कंटिन्यू अगर रखा जा रहा है तो किन किन तरीकों से उसको कंटिन्यू रखा जा रहा है? क्या उसके लिए उन विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमारे पास क्या नई नीतियां क्या होंगी, इसको देखना, ये प्रबंध का कार्य होता है। तीसरी बात है विकास करना। तो ये विकास किस चीज का होना चाहिए? जब हम संगठन के बारे में बात कर रहे हैं और संगठन कोई भी अगर अच्छा कार्य कर रहा है, जिसको कि कई अलग अलग तरीकों से मापा भी जा सकता है, जैसे संगठन के कार्यों को उसकी बिक्री के आधार पर मापा जा सकता है, कर्मचारियों की संख्या के आधार पर माप सकते हैं, उसके पूंजी के विनियोग या उत्पादों की संख्या के आधार पर भी माप सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे बिक्री हो या कर्मचारियों की संख्या हो जाती है, पूंजी का विनियोग होता है या उत्पादों की संख्या हो जाती है, ये सारी चीजें किसी भी व्यावसायिक संगठन के विकास को दर्शाती हैं। अगर इन चारों चीजों का मापन करने के बाद ये पता चला कि नहीं, यदि इन चारों चीजों के मापन करने के बाद ये पता चला कि नहीं ये काफी अच्छे से अपना रोल निभा रहे हैं उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम कहेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विकास कर रहा है। और अगर इनकी स्थिति, इन चारों में से किसी की भी स्थिति एक थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो हम कहेंगे कि वो अधोमुखी गिरने वाला है, मतलब विकास उसका। प्रबंध के अगले उद्देश्य में हमें देखना होगा सामाजिक उद्देश्य इसके क्या होते हैं। सामाजिक उद्देश्य से तात्पर्य प्रबंध के उन उद्देश्यों से है जिनसे सामाजिक हितों की रक्षा होती है। कोई भी व्यावसायिक संगठन अपने लिए कार्य नहीं करता है, उसे समाज को लेकर कार्य करना पड़ता है। तो सामाजिक स्तर पे सामाजिक हितों की रक्षा करना, ये व्यावसायिक संगठन का प्रमुख उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य कहलाएगा। जैसे उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति करना। दूसरी बात, करों का ईमानदारी से भुगतान करना। और तीसरी बात, उत्पादन की पर्यावरण मित्र विधियों को अपनाना। तो ऐसे कुछ सामाजिक उद्देश्य होते हैं जो व्यावसायिक संगठन को फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर उसने
गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन अगर वो नहीं कर रहा है या उसका वितरण नहीं करा रहा है, तो ये उसके सामाजिक उद्देश्यों की क्षति कहलाएगी। दूसरी बात, अगर वो सरकार को सही समय पे सही कर का भुगतान अगर नहीं कर रहा है, तो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति उसकी नहीं हो पा रही है। तीसरी बात ये देखनी होती है कि उसके उत्पादन से या उसकी वस्तुओं से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, और अगर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके उत्पादन से, तो फिर वो सामाजिक उद्देश्य वहां पे उसके खत्म हो जा रहे हैं। तीसरी बात होती है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारियों से, व्यक्तिगत उद्देश्य बाहरी निवेशकों से, व्यक्तिगत उद्देश्य उपभोक्ताओं से, मतलब जो भी व्यक्तिगत लोग, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना या फिर उनके हित के लिए काम करना, ये व्यक्तिगत उद्देश्यों में आते हैं। जैसे कर्मचारियों के प्रति अगर कोई कर्मचारियों के प्रति अगर कोई लापरवाह होता है संगठन, जैसे बोनस, कई बार देखा जाता है कि बोनस के चलते मजदूर यूनियन वाले काफी दंगा फसाद कर देते हैं। तो ऐसे में अगर उनकी भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं कराई जा रही है और उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है, उनकी जो सामाजिक आवश्यकता है अगर उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, या फिर उनकी प्रमोशन दे करके व्यक्तिगत वृद्धि नहीं की जाती है, विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं अगर किया जा रहा है, तो ऐसे में ये व्यक्तिगत उद्देश्य उस संगठन के डल पड़ जाते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य सही नहीं चल पाते हैं, काम नहीं कर पाता है प्रबंध इसके बिना। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर उद्देश्य की बात करें तो चाहे मुख्य उद्देश्य हो या गौण उद्देश्य हो, जिनमें सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य भी आते हैं, इन सब उद्देश्यों को फुलफिल करके ही प्रबंध अपने उद्देश्यों, अपनी नीतियों और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, प्रबंध का महत्व क्या होता है। प्रबंध के महत्व से तात्पर्य प्रबंध की आवश्यकता किन किन जगहों पर पड़ती है और क्यों प्रबंध जरूरी होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। तो प्रबंध की आवश्यकता इसलिए पड़ पाती है क्योंकि सामूहिक लक्ष्य, अगर हमने लक्ष्य को निर्धारित किया है, अगर हमारा कुछ उद्देश्य है संगठन का, और अगर सामूहिक रूप से अगर वो उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है, जैसे कि कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारियों में अगर टीम की भावना न हो या उनमें समन्वय स्थापित, तालमेल स्थापित करने की भावना न हो, तो जो भी लक्ष्य, संगठनात्मक लक्ष्य बनाए गए हैं, उसकी प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। तो सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध काफी महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात है कार्य क्षमता में वृद्धि करना। कार्य क्षमता, जैसा मैंने पहले बताया कि जो एफिशिएंसी होती है जो एफिशिएंसी होती है श्रमिकों की, अगर श्रमिकों के एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाया गया, उनकी कार्य क्षमता को अगर नहीं बढ़ाया गया, तो संसाधनों का उचित उपयोग तो करना मुश्किल होगा। इससे क्या होगा कि संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाएगा, संसाधन वेस्टेज में जाएंगे, वो बेकार होंगे और लागत की वृद्धि होती चली जाएगी और उस संगठन का मुनाफा कम होता चला जाएगा। तो कार्य क्षमता, प्रबंध का कार्य होता है कार्य क्षमता में वृद्धि करना। वो चाहे किसी भी तरीके से, नेतृत्व की क्षमता, चाहे नेतृत्व की क्षमता को डेवलप करके हो या फिर उनको प्रमोट करके हो, उनका इंसेंटिव दे करके हो, जिस भी तरीके से हो, कार्य क्षमता में वृद्धि करने का कार्य प्रबंध का होता है। अगली बात है गतिशील संगठन का निर्माण। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि गतिशीलता प्रदान करना और एक गतिशील संगठन का निर्माण करना। गतिशील संगठन से तात्पर्य वैसे संगठन से है जो कि बैठ करके काम करना पसंद नहीं करते हैं और वो अपने कार्य को एक गति देते हैं। हर एक व्यक्ति उसका जो होगा वो विरोधों को समाप्त करके, विरोधाभासों को समाप्त करके, कर्मचारी अच्छे ढंग से कार्य करना पसंद करते हैं, चाहे वो पर्यावरणीय चुनौतियां हो, उनकी आर्थिक चुनौतियां हो, उनकी सामाजिक चुनौतियां हो, जिन भी चुनौतियों की बात करें, उनको ओवरकम करके उनको हटाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये गतिशील संगठन के निर्माण में भी प्रबंध का काफी महत्व रहा करता है। अगली बात करें व्यक्तिगत उद्देश्य। तो व्यक्तिगत उद्देश्य प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को पाने में सहायता प्रदान करता है। प्रबंध का एक और कार्य है या फिर महत्व इस बात पे भी है कि वो व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी पाने में सहायता प्रदान करता है। अगर प्रबंधक काफी बढ़िया हो तो वो कभी भी कर्मचारी और मालिक के बीच में डिस्प्यूट यानी बहस को होने ही न दे। वह केवल संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करवाने में वो एक सामंजस्य बैठाए। क्योंकि कहीं भी मजदूरों के बीच में या श्रमिकों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है मालिकों से, तो उससे जो उद्देश्य जो होते हैं वो नीतिगत ना होकर अनीतिगत हो जाते हैं और इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य में न तो
मालिक का यानी कि न उत्पादक का व्यक्तिगत उद्देश्य सफल हो पाता है, कार्यों का संभव हो पाता है। अगली बात है समाज के विकास में भी योगदान देना या फिर सहायक होना। प्रबंध वहां भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रबंध में सबसे पहली बात होती है क्या कि अगर कोई संगठन बना है तो उस संगठन के द्वारा रोजगार के अवसर का सृजन, ये मुख्य उद्देश्य उसका होता है। उसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल करके गुणवत्ता वाले माल और सेवाओं को प्रदान करके और रोजगार के लिए अवसर का सृजन करके ये समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझते हैं कि प्रबंध के कार्य क्या क्या होते हैं। तो प्रबंध के कार्य जो है, इनमें सबसे पहला कार्य है नियोजन करना। नियोजन का मतलब है क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है और किसके द्वारा करना है, इन सब का पहले निर्णय करना, योजना बनाना, ये नियोजन के अंतर्गत आता है। दूसरी बात है संगठन। तो क्रियाओं को संगठित करना या क्रियाओं को करने वाले लोगों को संगठित करने का कार्य प्रबंध का होता है। अर्थात सामूहिक उद्देश्यों की अगर प्राप्ति करनी हो तो एक संगठन में मैत्रीपूर्ण समायोजन करने की आवश्यकता होती है, और अगर मैत्रीपूर्ण समायोजन हो जाता है तो हम कहेंगे कि संगठन बन चुका है। तो प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन बनाना होता है। तीसरी बात होती है नियुक्तिकरण करना। नियुक्तिकरण, यदि संगठन आपने बनाया है, उस संगठन में कौन किस पद पर होने चाहिए, उनकी भर्ती कैसे हो, उनका प्रवर्तन कैसे किया जाए, ये मूल्यांकन कैसे हो कि कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं उनके आइडल टाइम तो नहीं निकल जा रहे हैं, उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड क्या होगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्रशिक्षण कैसे देना है, ये सारी चीजें नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती। प्रबंध के अगले कार्य में निर्देशन होता है। इसमें निर्देश प्राप्त करते हैं कर्मचारी, उनको सूचना दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है, उनका पर्यवेक्षण और संप्रेषण किया जाता है। और इसके अंतिम कार्य में है नियंत्रण करना। नियंत्रण का तात्पर्य होता है कि आप जो काम सौंपे हैं किसी भी कर्मचारी को या संगठन के किसी भी सदस्य को, तो क्या वो उसको सही ढंग से कर रहा है, यानी आपने जो नियोजित किया था क्या उसके काम करने में वो चीजें वहां पे झलक रही हैं, दिखाई दे रही हैं, और अगर नहीं है तो कारणों का पता लगा करके कैसे उसको सुधारा जाए, इसकी बात करना नियंत्रण कहलाता है। तो प्रबंध के 5 कार्य के लिए हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स भी दिए गए हैं। हम उन चैप्टर्स में इसको और भी अच्छे से समझेंगे कि प्रबंध के क्या क्या कार्य हैं। अब हम समझेंगे प्रबंध के स्तर। तो प्रबंध के स्तर को अगर देखा जाए तो त्रिस्तरीय प्रबंध होते हैं। एक जो होता है उच्च स्तरीय प्रबंध इसे कहते हैं, जिनमें संचालक मंडल आते हों, चेयरमैन आते हैं। दूसरा मध्य स्तरीय प्रबंध आता है, जिसमें कि क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, विपणन प्रबंधक इत्यादि आते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है निम्न स्तरीय प्रबंध, जिनमें पर्यवेक्षक हों, निरीक्षक हों, फोरमैन हों, अनुभाग अधिकारी हों, और अब इसके बाद कर्मचारी यानी कि नीचे पायदान पे श्रमिक कर्मचारी और सबऑर्डिनेट्स आते हैं। आइए इनकी व्याख्या करते हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध या मध्य स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य क्या होंगे। उच्च स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य, इसके अंतर्गत सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं, सीओओ जिसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी कहते हैं, और निर्देशक कार्यमंडल आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है निर्धारित करना उद्देश्यों को, योजनाओं को, नीतियों का ढांचा तैयार करना, और दूसरे लोगों के प्रयासों को निर्देशन और नेतृत्व प्रदान करना, वित्त एकत्रित करना, व्यावसायिक गतिविधियों का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में उत्तरदायित्व का वहन करना। अगर इनके कार्यों को देखा जाए तो इनका प्रमुख कार्य होता है नीति एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना और लोगों को नेतृत्व की क्षमता प्रदान करना। मध्य स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य को देखेंगे तो इनमें अलग अलग विभाग होते हैं, तो उन विभागीय प्रमुखों का यहाँ पे काम ज्यादा होता है। जैसे कि विभागीय प्रमुख हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गए या परिचालन प्रबंधक हो गए। इनका कार्य जो होता है उच्च स्तर के द्वारा बनाई गई कोई भी योजना या फिर नीति जो बनवाई गई है उनका निष्पादन करना और करवाना। उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय जो प्रबंध होते हैं उनके बीच में ये कड़ी का कार्य करता है, और इनका दूसरा कार्य होता है संसाधन जितने भी हैं उनको एकत्रित करना, उनको संगठित करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना और संबंधित विभागों की विस्तृत निर्देशन प्राप्त करना और देना। अगर निम्न स्तरीय प्रबंध की बात करें तो इनमें फोरमैन, पर्यवेक्षक, निरीक्षक इत्यादि आते हैं। तो इनका क्या कार्य होता है कि ये उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय प्रबंध की योजनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। जो उच्च स्तरीय प्रबंध ने उद्देश्य और नीतियों को निर्धारित किया, मध्य स्तरीय का काम है कि वो निम्न स्तरीय की तक उन योजनाओं को पहुंचाएं, और निम्न स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है इनका एग्जैक्टली निष्पादन हो रहा है, इनकी परफॉर्मेंस हो रही है, कैसे इनको करवाना है,
श्रमिकों का चयन कैसे करना है, उनके बीच में अनुशासन कैसे बनाना है, उनमें समन्वय कैसे स्थापित की जाए, उनके बीच के उनके मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए, और वो जितने भी कार्य दशाएं हैं जो कि कार्य को करने के लिए, कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक होती है, इन सबको प्रोवाइड करवाना ये निम्न स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है। तो जब उच्च स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध और मध्य स्तरीय प्रबंध अपना कार्यभार अच्छे से संभाल करके अच्छा कार्य करते हैं, तो उत्पादन या फिर जो संगठन के जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य जो लक्ष्य होते हैं संगठन के, उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रबंध में एक महत्वपूर्ण बात आती है, वो है समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है, और समन्वय इसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी अधिक होती है, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है प्रबंध में। समन्वय का तात्पर्य है तालमेल बैठाना। मतलब संस्था के या फिर संगठन के जितने भी विभिन्न अंग हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उनके बीच में तालमेल कैसे बैठाया जाए, उनके बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, इसे ही समन्वय में हम देखा करते हैं। मैंने भी तुरंत बताया आपको कि 3 तरह के स्तर होते हैं, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर, ये 3 तरह के स्तर होते हैं। तो तीनों तरह के स्तर के बीच में समन्वय अगर नहीं हो, तो संस्था को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, अपने लक्ष्यों को समझने में, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और उसको प्राप्त करने में कठिनाइयां आना शुरू हो जाती हैं। तो समन्वय अगर देखा जाए तो समन्वय को प्रबंध का सार भी कहते हैं। हमेशा बहुतायत एक प्रश्न आ जाता है, फिर आप 12th की बात कर रहे हो या फिर सीनियर क्लासेस की बात कर रहे हो, सीनियर क्लासेस में भी प्रबंध को पढ़ना पड़ता है, तो वहां भी एक प्रश्न आता है कि समन्वय प्रबंध का सार है, इसकी व्याख्या करें। तो प्रबंध को समन्वय के साथ दिखाना, उसकी प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना, उनके लक्षणों को डील करना, ये इस बात का आंसर होगा। तो पहले समन्वय की प्रकृति को देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे कि प्रबंध का सार है तो आइए पहले समन्वय की विशेषताओं को, उसके लक्षणों को, उसकी प्रकृति को देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय की पहली विशेषता है क्या कि यह सामूहिक प्रयासों को एकत्रित करने का कार्य करता है। मैंने भी कहा कि यह तालमेल बैठाता है, विभिन्न समूहों में, विभिन्न संगठनों में, संगठन के विभिन्न विभागों में तालमेल बैठाता है। तो सीधे शब्द में ये कहा जाए कि ये सामूहिक प्रयास को एकत्रित करने का कार्य करता है। दूसरी बात यह है कि इसमें प्रयासों की एकात्मता होती है। एकात्मता का मतलब होता है एक सूत्र में पिरोना। जब पूरे संगठन का एक ही उद्देश्य है और सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, तो वो कभी भी लक्ष्य तो पूरा हो नहीं पाएगा, यानी उनमें एकात्मता नहीं है, एकता नहीं है। तो समन्वय का कार्य होता है उनके बीच में एकता लेकर आना, विभिन्न विभागों को जोड़ने की क्षमता इसमें होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि समन्वय एक दिन से कार्य नहीं कर पाएगा। एक दिन का समन्वय से कोई भी कार्य होने जाने वाला नहीं है, तो इसके लिए समन्वय को निरंतर चलना होगा। अगली बात है कि सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। जी बिल्कुल, समन्वय का कार्य सभी प्रबंधक को करना पड़ता है। अगर उच्च स्तर के प्रबंधक मध्य स्तर वालों पे बोझ दे दे और अपने अलग हो जाएं, तो कार्य कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर मध्य वाले अगर निम्न वालों को दे दे बोझ और फिर अपने अलग हो जाएं, तो भी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सभी प्रबंध स्तरों का, सभी स्तर के प्रबंधकों का यह उत्तरदायित्व होता है कि सभी में समन्वय स्थापित करें और करवाने में सहायता प्रदान करेंगे वो। यह एक व्यापक कार्य है। व्यापक कार्य का मतलब क्या होता है? कुछ कार्य जो होते हैं वो सीमित होते हैं कुछ लोगों के बीच में, और कुछ कार्य जो होते हैं वो पूरे संगठन में बिखरे होते हैं। तो समन्वय का कार्य भी पूरे संगठन में ही बिखेरना है, पूरे संगठन में फैलकर पूरे संगठन को एकजुट लेकर आना, यह व्यापक कार्य कहलाता है। इसमें समन्वय की आवश्यकता चूंकि प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। अगली बात कहें तो यह एक ऐच्छिक कार्य होता है। ऐच्छिक कार्य मतलब कि जो संगठन में व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करते हैं, उसे हम ऐच्छिक कार्य कहा करते हैं। अगर लोगों की इच्छा होगी तभी वो कर पाएंगे, जबरदस्ती हम कार्य को नहीं करवा पाएंगे। अतः स्वेच्छा से एक दूसरे का सहयोग करने की भावना सभी संगठन के जितने भी स्तर हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं उस संगठन में, सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। सामने के फिगर में आप देख रहे हैं समन्वय प्रबंध का सार है। क्यों? क्योंकि ये समन्वय जो है वो प्रबंध के सभी स्तरों के लिए आवश्यक होता है, चाहे नियोजन हो, नियुक्तिकरण, निर्देशन,
संगठन और नियंत्रण, इन सभी को ये लेकर चलता है। इसलिए कहा कि प्रबंध का सार है समन्वय। आइए इस प्रश्न को डील करते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है। कई बार सीनियर क्लासेस में भी ये दे देता है क्वेश्चन कि समन्वय प्रबंध का सार है, इसकी व्याख्या करें। तो इसके लिए करना क्या होगा कि समन्वय और प्रबंध दोनों के तालमेल को, दोनों के रिलेशन को दिखाने की कार्य करनी पड़ेगी हमें। प्रबंध का कोई अन्य कार्य नहीं है समन्वय, बल्कि यह प्रबंध के अर्थ अन्य सभी कार्यों का प्रमुख हिस्सा होता है। समन्वय को देखा जाए तो प्रबंध से हटके ये कोई कार्य नहीं है, बल्कि प्रबंध के ही कार्य में एक कार्य आता है समन्वय। प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों को पूरा करता है तो वो समन्वय की स्थापना में व्यस्त रहता है, ऐसा माना जाता है। जहां तक नियोजन की बात करें तो समन्वय वहां भी इंपॉर्टेंस निभाता है। अगर नियोजन में समन्वय स्थापित नहीं हुआ, तालमेल स्थापित नहीं हुआ, तो योजना बन ही नहीं पाएगी। दूसरी बात है संगठन की अगर बात करें तो संगठन में भी उसके अधिकार, उसके उत्तरदायित्व और उसकी जवाबदेही में समन्वय बना रहना चाहिए। नियुक्तिकरण की बात करें तो अगर योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है तो कार्य बिना रुकावट के आगे चलती चली जाएगी। तो यहाँ भी समन्वय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्देशन में पर्यवेक्षण होती है, अभिप्रेरणा और नेतृत्व में सामंजस्य होना चाहिए। जहां तक नियंत्रण की बात करते हैं तो नियंत्रण के द्वारा संस्था के उद्देश्यों को, उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों को और मानवीय प्रयासों में संतुलन स्थापित करना ही समन्वय होता है। अब समझते हैं कि समन्वय की आवश्यकता क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो उसकी आवश्यकता तब पड़ती है जबकि संगठन का आकार हो। समन्वय की आवश्यकता जब हम देखते हैं तो सबसे पहले संगठन के आकार पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। संगठन का जितना बड़ा आकार हो, अगर संगठन का आकार बड़ा होने वाला है तो समन्वय स्थापित करने में थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन समन्वय स्थापित नहीं किया तो उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए वहां समन्वय की आवश्यकता काफी अधिक पड़ने लगती है। दूसरी बात है कि कार्यात्मक विभेदीकरण। विभागों के कार्यात्मक विभेदीकरण का मतलब होता है कि अलग अलग विभागों के अलग अलग कार्य होते हैं। सबके कार्य में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंशिएशन हुआ करता है, सब सारे कार्य डिफरेंट होते हैं। लेकिन बात हो रही है क्या कि फिर भी कुछ लोग एक दूसरे के कार्य में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। अरे मैं तो ऐसे कर लेता अगर मुझे ड्यूटी मिलती। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें सामाजिक हित की पूर्ति करनी है, ना कि हमें अपने व्यक्तिगत हित की पूर्ति करनी है। मतभेद उत्पन्न न हो, इसलिए समन्वय की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तीसरी बात है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? विशिष्टीकरण मतलब आप किसी विशेष चीज में एबल हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं। जैसे अगर डॉक्टर्स की बात करें, सर्दी खांसी बुखार जनरल फिजिशियन चेक कर लेता है, लेकिन हार्ट के प्रॉब्लम को देखने के लिए अलग से हृदय विशेषज्ञ होना जरूरी है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसी प्रकार से बिजनेस में भी संगठन में अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग कार्यों को करने के लिए उसके पास स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण होना चाहिए। और ये जो विशिष्टीकरण है उसको सही ढंग से कार्य कराने का और उसको नीचे स्तर तक पहुंचाने का कार्य समन्वय करता है। तो समन्वय की आवश्यकता विशिष्टीकरण में भी होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।